नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ नेहा की कहानी। लेखिका है नम्रता और चैनल का नाम है शब्द स्पर्श। तो चलिए सुनते हैं हम नेहा की कहानी। भाग है 44। आई, आज पापा को जो कुछ याद आया, देखा ना, अब पापा खुश लग रहे थे। हमें खुद से उनसे बीते हुए बुरे दिनों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जो वो बताते हैं वही हम सुनेंगे। स्वप्निल भी कह रहा था, हमें दूसरी बातों में नहीं पड़ना है, जैसे कि गुफा की बातें हमें जानबूझकर नहीं पापा को याद दिलानी है। हमारा इससे कोई संबंध भी नहीं है। पापा बोले, मुझे एक बार फिर वो अनुभव बताना है। नेहा नेहा बोली, अगर आपको तकलीफ ना हो तो बताइए, गुड़ पर्वत का रहस्य बताता हूँ। मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक था। हर वीकेंड में किसी न किसी पहाड़ पर चढ़ाई करता था। ट्रैकिंग ग्रुप में सबको मेरी लगन की सराहना थी, लेकिन इस बार मैंने अकेले ही एक खतरनाक और अनजान पर्वत पर चढ़ाई करने का निश्चय किया था। वो था काल सिद्ध पर्वत पे। यह पर्वत थोड़ा अलग ही था। गांव वालों के बीच इसके बारे में अजीब दंत कथाएं थी। कोई कहता इस पर्वत पर गए तो लौट कर नहीं आते, तो कोई कहता वह अदृश्य शक्तियाँ है। लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। सब तैयारी की, सामान लिया, नक्शा, खाने पीने की चीज़ें और टार्च भी, और सुबह सुबह ठंडी हवा में मैं निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था। रास्ता अनजान था, लेकिन नक्शे से सही दिशा में जा रहा था। रास्ते में बड़े बड़े पेड़, जंगली फूल और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। बीच बीच में पक्षियों की आवाज़ें, कुछ सुरीली तो कुछ डरावनी थी, पर प्रकृति के गोद में मन खो जाता था। दोपहर को मैं एक पठार पर पहुंचा। वहां से सामने का काला सिद्ध पर्वत साफ दिखाई दे रहा था, भव्य, विशाल और धुंध से घिरा हुआ। वातावरण में एक अजीब सी दहशत थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। बहुत खूबसूरत थी वो जगह पूरी। चारों ओर हरियाली, आकर्षित था सब। मैं खिंचा ही चला जा रहा था उस ओर। शाम होते ही ठंड बढ़ी, पेड़ों की परछाइयाँ और गहरी हो गई। अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट की गूंजी अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट आवाज़ गूंजी। मैं ठिठक गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। शायद थकान होगी कहकर मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे एक झोपड़ी दिखी, पुरानी, टूटी फूटी, निर्जन, लेकिन अंदर एक धुंधला लालटेन जल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। मुझे अच्छा लगा, शायद कोई मेरी तरह आता हो। आगे जाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब चेहरे, शापित लोगों के चित्र बने हुए थे। अचानक बाहर तेज आंधी चली और दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। मैं घबराकर बाहर आया। अब वातावरण बदल गया था। पेड़ मुड़े तुड़े लग रहे थे। चारों तरफ धुंध और अंधेरा, रास्ता जैसे गुम हो गया हो। अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, राजन। मैं जम गया, धीरे से पीछे मुड़ा। एक काली परछाई खड़ी थी, अस्पष्ट लेकिन डरावनी। तू यहाँ क्यों आया? उसने पूछा। मैं काँप रहा था, मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह आकृति बोली, यह जगह शापित है, या आए लोग लौट कर नहीं जाते। मैंने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन हो तुम? मैं अभी तुझ जैसा ट्रैकर था मैं कभी तुझ जैसा ट्रैकर था, लेकिन यहाँ फंस गया हूँ। अब तू भी नहीं बच पाएगा, हा हा हा। उसकी हंसी गरज की तरह गूंजी और पूरा पर्वत कांप उठा। मैं एकदम बैठ गया। फिर कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर उठा। रात का संघर्ष शुरू हुआ। अजीब डरावनी आवाज़ें कानों में शोर करने लगी थी। मैं भागने लगा, लेकिन ज़मीन नरम हो गई थी, जैसे धरती निगल गई हो। हाथ पांव पेड़ों में फंस रहे थे। हवा तूफान की तरह चीख रही थी। मैंने टार्च जलाया, लेकिन रोशनी में सिर्फ धुंधली आकृतियाँ थी, कभी रोती हुई तो कभी हंसती हुई। मेरे होश जाते रहे, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरी कोशिश में एक बड़े ढलान से कूद पड़ा। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस बचने की आस लिए खुद को बचाने में कूद पड़ा था। सुबह जब आँख खुली तो मैंने घास के मैदान में पड़ा पाया। किसी चमत्कार से बच गया था।
पर बैग फटा हुआ था, कपड़े कीचड़ से सने थे। गांव वापस लौटा। गांव में आकर एक पेड़ के नीचे बैठा। मेरी हालत देख गांव के बुजुर्ग मेरे पास आकर पूछताछ करने लगे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। मैंने रात का अनुभव सुनाया तो सब चकित रह गए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा कालसिंध पर्वत पर गया था तू। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो पर्वत तो 10 साल पहले ही ढह गया, वहाँ अब कुछ भी नहीं है। मैं सुनकर सुन्न हो गया। तो फिर कल रात में कहाँ था और वो परछाइयाँ किसकी थी? मैंने बात भी की थी, मैं बच गया था, लेकिन किससे? इसके बाद कई सालों तक ट्रैकिंग का नाम भी नहीं लिया। पता नहीं वो कौन सा अनुभव था, डरावना या रहस्यमय। नेहा पापा के पास बैठी। अब उसने सपना समझकर भूल जाइए बाबा। अगर तुम्हें सुनाने में मन हल्का हुआ हो तो जरूर सुनाइए, आत्या बोली। मेरे जीवन के कई अजीब अनुभव हैं। कल्पना ताई बोली, नॉर्मल हो जाने पर फिर से ट्रैकिंग पर जाना, ये तो शौक है आपका। प्रकृति के करीब रहने की चाह। हमें कभी पता नहीं आगे क्या होगा, हम फिर भी उसी ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक है बाबा, अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपने आत्याबाई को पहचाना क्या? 20-21 साल बाद आपको मिलने आई है। वीडियो कॉल पर चेहरा देखकर पहचान पाए। कॉल लगाया था पर वो सामने आई नहीं थी। अभी आपसे मिलने खुद चली आई है। नेहा के पापा ने जाने का कारण कल्पना ताई को माना। नेहा के पापा ने जाने का कारण कल्पना ताई को माना। ससुराल के सब रिश्तेदारों ने नाता तोड़ दिया था। दादा दादी ने हिम्मत दी और माँ ने कभी कमी न रखी। पढ़ी लिखी होने के कारण नौकरी कर मुझे पाला और अब वही लोग उपदेश देने आते हैं। माँ ने कहा, किसी को कुछ ही नहीं कहना, सब सुन लो। और वो धीरे से बुदबुदाई, खुद के गिरेबान में झांकना भूल गए लोग। नेहा क्या चल रहा है, जाओ कुछ देर आत्या जी के पास बैठो। अरे यार, मेरी माँ तो एकदम संत है, संत। क्या कहूँ मैं तुम्हें। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। नेहा गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई। हेलो आत्या, कैसी हो? सुबह ऑफिस जाते समय देखा तुम सो रही थी, थकी होगी इसलिए बिना आवाज़ दिए निकल गई। आजा नेहा, मेरे पास बैठ। नेहा पास बैठ गई। आत्या बोली, माफ़ करना मुझे, मेरा बहुत गलत बर्ताव रहा। जब तुम्हें साथ देना चाहिए था तब दूर कर दिया। आज अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ। यहाँ आने से पहले बहुत द्वंद्व था, जाऊँ या न जाऊँ, लेकिन भाई को देखना भी मुझे ज़रूरी लगा। तुम्हें मुझसे क्या स्नेह होगा। सब कहते थे आत्या हुक्म चलाने वाली औरत है, और ये सच भी था। तुम्हारी माँ जब घर आई बहुत सुंदर थी। मैं डर गई थी कि भाई अब हमसे दूर हो जाएगा, तब से जलन शुरू हुई। फिर तुम्हारे जन्म के बाद तो और भी। तुम्हें इतना सुंदर देख के मैं खुश होने की जगह फिर से जलन पैदा हुई मुझ में। भाई ने समझ लिया। ताई, तुम्हें मेरा सुख घर में नहीं देखा जाता ना, ऐसे भैया बोला। चेहरे पर साफ दिखता है। इतनी सुंदर बच्ची देखकर भी तुम्हें खुशी नहीं हुई तो बेहतर है अपने घर में ही रहो। आना है तो मुस्कान के साथ आना। मुझे अंधा समझती हो क्या? सब दिखता है। लेकिन कल्पना ने कहा था, ताई को कुछ मत बोलो। मैंने नहीं कहा होता तो एक पिता को अपनी संतान सबसे प्यारी होती है। समझी ना ताई, तुम क्यों आई हो अब? दिल में ममता तो है ही नहीं, रिश्ता निभाने का दिखावा करने आई हो। तुम्हें जो चाहिए, गाड़ी बंगला घर सब दे दूंगा, लेकिन मेरे घर को इस नज़र से मत देखो। फिर सिर्फ तुम्हारे नामकरण में आई। भाई भावुक है, उसने स्वागत किया। पर 3 साल बाद जब राजन दादा ट्रैकिंग से लौट कर न आया तब गुस्सा तुम पर निकाला, तुम्हारी माँ पर निकाला। वो चुप रही। उसके दुख को समझने के लिए दिल चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। सालों बाद समझ आया कि मैं कितना गलत थी। अब सिर्फ पश्चाताप है। अनाथ बच्चों की सेवा कर रही हूँ ताकि कुछ पुण्य मिले। पर कहते हैं ना, जीते जी आदत मरने से नहीं जाती। तुम्हें बताए बिना तुम्हारा प्रोफाइल शादी.com में डाल दिया। माफ़ करना मुझे, सचमुच माफ़ी मांगने ही आई हूँ।
आत्या, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और सुधारने की कोशिश भी कर रही हो। इसमें ही तुम्हारी माफ़ी छिपी हुई है। अब खुश हो जाओ। क्रमशः आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमेशा हंसते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है।